गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने बोला था कि शाम को इवनिंग की हिस्ट्री की वीडियो आएगी, तो आज अब हम करें हिस्ट्री का एक टॉपिक। हिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में जो इम्पोर्टेंट है वो है हड़प्पा सभ्यता। अब हम उसके बारे में करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, लिख लो। मैं अब जो बोल रही हूँ वो अब तुम्हें लिखना है। अब हम भूमिका से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट कर दो। भूमिका हम लिख रहे हैं कि पुरातत्व जो विभाग है, इस बात का तो हिस्ट्री वालों को सबको पता होगा कि पुरातत्व विभाग होता क्या है, जिसमें प्राचीन जो तत्व है, प्राचीन जो सभ्यता एवं संस्कृति है, उसके तहत उसकी खोज की जाती है। ऐसा मंत्रालय जिसमें प्राचीन तत्वों की, प्राचीन संस्कृति की खोज की जाती है। तो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत जो हड़प्पा सभ्यता है वो पुरातत्व विभाग की सबसे बड़ी देन है। पहले क्या सोचा जाता था कि वैदिक काल जो है वो अत्यंत प्राचीन संस्कृति है, लेकिन इसकी खोज के बाद पता चला कि वैदिक काल से भी प्राचीन एक सभ्यता है जो कि है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे मान्यता प्राप्त काल जो है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर जो है वो हड़प्पा है, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 में खोजा गया था। उसके बाद बात की जाए कि ऐसी कौन सी पद्धति है जिसके द्वारा इसके समय का निर्धारण किया गया, तो वो है कार्बनसी पद्धति। इसके तहत जो है वो काल निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद में सर्वेक्षणकर्ता जिसने इसकी सर्वे की, सर्वेक्षणकर्ता होता है सर्वे करने वाला, तो वो था कनिगम। और उसके बाद है जिसने इसकी खोज की वो है खुदाई प्रभारी सर जॉन मार्शल। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी। खोज करता है कनिगम, लेकिन इसका जो खुदाई प्रभारी है वो है सर जॉन मार्शल। ठीक है। अब पहला खोजा गया शहर मैं बता चुकी हूँ, हड़प्पा है, जो कि 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। इतनी जो है ये इसकी भूमिका हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है कि इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। अब देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो ये वैसे कवर करना मुश्किल है। अब मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ और हड़प्पा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं जो क्वेश्चन अभी आपको करवा रही हूँ वो लिखना है। हम इस लेसन में एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और हड़प्पा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये ही करना है। इसके मैंने खुद ने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो इससे क्या है, हम सिर्फ इसी की बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा थोड़ा, वरना सिलेबस बहुत ज्यादा और कवर करना मुश्किल। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसकी विशेषता लिखनी है तो ये बता सकते हैं कि सबसे प्राचीन सभ्यता है। जो जो चीज मैं बता रही हूँ उसी को हेडिंग और पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे हम। ठीक है। अब है पहला खोजा गया शहर बता चुकी हूँ। उसके बाद में सबसे अंतिम खोजा गया शहर, पहला खोजा गया शहर तो है हड़प्पा जिसकी दयाराम साहनी ने की, लेकिन अंतिम खोजा गया शहर कौन सा, अभी जो बिल्कुल नया है अभी खोजा है, वो है धोलावीरा, जिसकी 1990 में जोगी और बिस्ट ने खोज की थी। ठीक है। उसके बाद में बात करें कि सबसे प्राचीन कौन सा है। सबसे पहला खोजा गया शहर है हड़प्पा, लेकिन सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, बिरघाना। ये सब चीजें आपको लिखनी है, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा बनेगा। उसके बाद में हम करने वाले हैं इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कि इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है। इसका कुल क्षेत्रफल है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। ये था 2015 से, लेकिन 2015 से पहले इसका था 12 लाख कुछ, लेकिन अभी 20 लाख है करंट में जो इसका क्षेत्रफल है वो। उसके बाद में इसकी पूरी सभ्यता की बात की जाए तो इसकी पूरी सभ्यता का आकार कैसा है, पूरी सभ्यता का आकार है त्रिभुजाकार। फिर इसके नगर का आकार कैसा है, आयताकार। इसकी जो मुद्रा है उसका आकार कैसा है, वर्गाकार। ये सब चीजें आपको आकार में लिख देनी है, या उसके क्वेश्चन जिस तरीके से आ रहा है उस तरीके से अपने अकॉर्डिंग अब इन सब चीजों को आपको डिवाइड करना है, लेकिन जितनी चीजें लिखनी है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, वैसे बोर्ड पे होता तो ये ज्यादा अच्छा होता। अब जैसे हमने भारत की है, जिसके पास ज्योग्राफी है उसने आज ज्योग्राफी की वीडियो देखी होगी। तो जैसे हमने देखा कि भारत की जो उत्तरी बिंदु है उसके बारे में पढ़ा, दक्षिणी बिंदु के बारे में पढ़ा, पूर्व पढ़ा, पश्चिम पढ़ा। ऐसे अब किसी संस्कृति के बारे में बात करें तो उसका उत्तरी हिस्सा होता है, दक्षिणी हिस्सा होता है, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा होता है। तो इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो है मांडा, जो कि चेनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर में है। इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो है देमाबाद, ये है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आ जाता है ये बीच से। उसके बाद में है पश्चिमी हिस्सा, वो है गोरमाता, और उसके बाद में पूर्वी हिस्सा वो है कीवित्तू। ठीक है, इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, सॉरी, सुत्का गेडर, गोरमाता में बता रही हूँ आपको ज्योग्राफी का, सुत्का गेडर है इसका पश्चिमी हिस्सा जो है वो सुत्का गेडर है, और वो आता है अफगानिस्तान में, यानी कि ये अफगानिस्तान तक फैली हुई है। और उत्तरी जो हिस्सा है वो है चेनाब, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी हिस्सा मैंने बता दिया तमिलनाडु, देमाबाद में। पूर्वी हिस्सा जो है वो जाता है इसका करीबन करीबन गुजरात तक, नहीं नहीं, गुजरात तो पश्चिम में, यूपी तक जाता है, मेरठ तक है ये। तो ये है इसकी सिचुएशन स्थिति। उसके बाद में बात की जाए कि सभ्यता का विस्तार कहाँ पे है, तो इसका विस्तार है गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान में। इतना इसका विस्तार है। बाकी बलूचिस्तान लिख दोगे तो अफगानिस्तान की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में बात की जाए कि भाई इसके क्वेश्चंस है आपकी बुक्स में दिया हुआ है कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं, तो हम बात करते हैं क्षेत्र की। लोथल है, लोथल है गुजरात में। अब लोथल में क्या क्या मिला है, ये काफी लंबी चीजें हैं और अभी आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ये एक बार साथ के साथ बुक में भी पढ़ लेना। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि लोथल में क्या क्या मिला था। लोथल जो है वो भीगवा नदी पर है और है गुजरात का। क्या क्या मिला ये आप एक बार बुक में पढ़ लेना। उसके बाद में है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है वो है गुजरात में और इसमें घोड़े के अवशेष मिले थे। उसके बाद में है रंगपुर शहर, ये है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र बोला जाता था मध्य प्रदेश को प्राचीन समय में। उसके बाद में है धोलावीरा, ये गुजरात में ही है। और फिर राजदेसल, ये भी गुजरात में है। बस ये जो स्थान है आप लोगों को इन स्थान के नाम याद रखने हैं और इनमें क्या क्या मिला था ये चीज एक बार आप मोटे मोटे अपनी किताब से देख लेना। भूमिका जो है वो मैं बता चुकी हूँ। ये जो जो चीजें हैं एक बार ये बुक में देख लेना और कंप्लीटली फिर बस यही करना है। और जो भी क्वेश्चन आ रहा है फिर बस इतना ही करना है, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है और ये टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद में आप पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में है। इनके बारे में अच्छे से जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट ही हैं, ये भी देख लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ जो है वो सतलुज नदी पर है और पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान में है। अच्छा, ये मतलब और एक मिल जाएंगे आपको, जैसे बनावली है, लेकिन ये आप बुक में देख लेना, वरना ये जो वीडियो ये काफी लंबी हो जाएगी और आप लोग अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे। मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है और बुक में से क्या क्या देखना है। भूमिका, उसके बाद में ये जो स्थान दिए गए हैं ये कहाँ पे हैं और इनसे क्या क्या प्राप्त हुआ था, ये सब कर लेना। अब आगे जो बोल रही हूँ वो लिख लेना। अब हम बात कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो नाम है वो है, इसे एक तो सिंधु सभ्यता कहा जाता है, एक इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और एक इसे मृत घाटी का टीला कहा जाता है। तो इसे मृत घाटी का टीला कहा जाता है, ये इसके नामकरण। उसके बाद देखिए कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता है कि ये कांस्य युगीन है। कांस्य युगीन का मतलब होता है कांस्य का प्रयोग किया जाता था। उस समय के जो लोग थे वो लोहे से और घोड़े से परिचित नहीं थे, तो इसलिए वो कांस्य युगीन सभ्यता है। आद ऐतिहासिक है और उसके बाद उचित समतावादी है। उचित समतावादी का मतलब है कि इन्होंने जाति व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पर न बांटकर क्षमता, कार्य करने की जो शक्ति है उस आधार पर बांट रखी थी। और उसके बाद शांति मूलक, वहां के जो उस समय के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे, उन्हें लड़ाई झगड़े ये सब पसंद नहीं थे। और ये जो थी ये एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर ये कैसी पहली और प्राचीन शहरी सभ्यता है। वैसे उस टाइम पे लोग गांव में रहते थे, लेकिन गांव नहीं थे, वो शहर टाइप में थे। तो वो एक शहरी सभ्यता थी, व्यापार करते थे और यहाँ पे कपास को सिंडन बोला जाता था। अच्छा, ये है इसकी विशेषता। और हाँ, इसकी विशेषता बुक में देखोगे तो कुछ ज्यादा ही मिल जाएंगी। तो ये विशेषता जो है वो आप ये ही याद कर लेना। शांति मूलक थी, ये जो सभ्यता थी वो शांति मूलक थी। शांति मूलक का मतलब मैंने बता दिया कि भाई लड़ाई झगड़े पसंद नहीं थे। और ऐतिहासिक थी, प्राचीन थी मतलब। उसके बाद में फिर मैं बता चुकी हूँ कि कांस्य युगीन थी, भी लोग कांस्य की धातु का प्रयोग करते थे और लोहे से परिचित नहीं थे। उसके बाद में फिर मैं बता दिया कि भाई उचित समतावादी थी। जातीय व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर न होकर
कार्य करने की शक्ति के आधार पर थी। उसके बाद में इसकी और विशेषता बतानी है तो वो हम बता सकते हैं कि भी मात्र सत्तात्मक थी, मतलब माता प्रधान थी। अभी का जो समाज है और बाद का जो समाज है उसमें पिता प्रधान किया गया कि भाई जैसे हम अब जाने जाते हैं तो अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उस टाइम में हम माता के नाम से जाने जाते थे। अच्छा, उसके बाद में राजतंत्रात्मक थी, मतलब राजा हुआ करता था और राजा शासन करता था, ये व्यवस्था थी। चित्राक्षरात्मक शैली थी। चित्राक्षरात्मक शैली का मतलब है कि उस टाइम पे लिखने की कला नहीं थी, चित्र बना दिए जाते थे और चित्र को पढ़ा जाता था, उनसे पता चलता था कि सामने वाला क्या बोल रहा है। और ये जो शैली थी ये बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ऐसे लिखी जाती थी। मतलब हम अभी क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं तो लिखते हैं, लेकिन दोबारा बाएं से दाएं स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये बाएं से दाएं और नेक्स्ट लाइन में दाएं से बाएं ऐसे करते थे। और इसे पढ़ने की जो प्रक्रिया थी उसे बाव सत्रोफितन कहा जाता था। ये है इसकी विशेषताएं। ये आप मैं जो बोल रही हूँ वो लिख के बस वो ही कर लेना, बुक में मत करना। बुक से सिर्फ आपको क्या करना है, जो जो भी क्षेत्र हैं इसके, जैसे मैंने बताया लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, वो सब आपको पढ़ने हैं और उनसे क्या क्या प्राप्त हुआ था ये सब आपको देखना है बस। इनका जो प्रमुख देवता था वो था आदि शिव, और पवित्र पशु जो था वो था बैल, और इनका पवित्र पक्षी था फाक्ता। फाक्ता कबूतर को बोलते हैं, तो इनका पवित्र पक्षी क्या था, फाक्ता। और ये जो गेम था इनका प्रसिद्ध खेल या मनोरंजक खेल वो था पासा। पासा बोलते हैं ये शतरंज को। ये सब चीजें भी इसकी विशेषता में आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, फिर इसे बसाने वाली जो 4 जातियां थी, 4 कौन कौन सी थी, प्रोटोस्टेलाइड और एल्पाइन द्रविड और भूमध्य सागरीय सुमेरियन और मंगोलियन, ये इसे बसाने वाली 4 प्रजातियां थी। ये भी आप लिख सकते हो, भूमिका में ही ऐड कर देना बेसिक ये। इनकी लिपि मैं बता सकती हूँ, बता चुकी हूँ, चित्राक्षरी है, मतलब चित्रों वाली है, एक ही चीज है, चित्र बना दिए जाते थे, लिपि यही थी, पढ़ना नहीं होता था, उन्हें समझना होता था। और इनके जो वर्ण हैं वो 270 से 400 थे और चित्र 600 थे। जैसे हमारे वर्ण है ए आ ई कै ख ग, ये सब जो स्वर और वर्ण है, ऐसे ही इनके जो वर्ण थे वो थे, और इनके जो चित्र थे वो 600 थे। और आयात ये सोना चांदी, सोना चांदी तांबा सीसा और टीन, इनका ये आयात करते थे। उसके बाद में ये समाज उस टाइम पे जो समाज था, अब आएगा आपके पेपर में आ सकता है कि उस समय सामाजिक क्या स्थिति थी। तो उस समय आप बता सकते हो कि समाज 4 भागों में बटा हुआ था। देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ सेम करना है क्योंकि जो विशेषता है वही जो सामाजिक स्थिति है वही है, बस आप लोगों को भाव चेंज कर देने हैं। क्या थी सामाजिक स्थिति कि समाज 4 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे, योद्धा, श्रमिक और विद्वान। ये इस टाइप के जो 4 थे उन 4 समाजों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 भागों में बटा हुआ था। सामाजिक पद्धति जो थी वो उचित समतावादी थी। मैंने बताया कि शक्ति के आधार पर उन्हें अलग अलग जाति में बांटा जाता था, उचित समतावादी। उसके बाद में मात्र सत्तात्मक समाज था। अब यही तो इसकी विशेषता है और वही इसका सामाजिक रूप है। और राजनीति की पूछ ले जाए तो बता सकते हैं कि भी राजतंत्रात्मक थी, राजा शासन किया करता था। व्यापारी वाले बता सकते हैं। तो जो बताया है बस उन्हीं को आपको मिला के क्वेश्चन बनाना है और यही बस चीजें याद करनी है। आर्थिक जीवन कहा जाए तो भी मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। कपास का आरंभ किया था इन्होंने। कपास का आरंभ कहाँ से हुआ था, हड़प्पा सभ्यता से ही हुआ था। कपास को ये लोग सिंडन बोलते थे और जो ये कृषि करते थे उसमें था गेहूं, चावल, जौ, ये आदि जो थी ये खेती करते थे। भवन निर्माण की जो सामग्री है ये कहाँ से आयात की जाती थी, तो हिंदू कुश के बदखसा पर्वत से। अगर इतना याद ना रहे तो हिंदू कुश पर्वत से भी आप लोग लिख सकते हो। और ये लोग गाय, लोहे और गन्ने से परिचित नहीं थे। तो इतना काफी है, बस एक बार ये लिख लेना या इस वीडियो को सेव कर लेना, दोबारा एक बार फिर से देख लेना। यही सब चीजें बुक से सिर्फ ये करना है जो मैंने बताया आपको, सिर्फ बुक से आप लोगों को करना है कि कौन सी सभ्यता के कौन कौन से क्षेत्र थे और उनसे क्या क्या प्राप्त हुआ था। बाकी विशेषता आती हैं या फिर चाहे सामाजिक पद्धति आती है या राजनीतिक आती है या आर्थिक आती है, जो मैंने बोला बस उन्हीं को मिला के आप लोगों को प्रस्तुत करना है। ठीक है।